Hello everyone. So whenever you are preparing for an examination, it is very important that you understand कि कौन से important topics हैं, क्या syllabus है, क्या previous year questions है, कितना depth में questions पूछे जाते हैं। तो अगर आप JIB examination के लिए prepare कर रहे हैं, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। ई बुक्स का एक लिंक है जैप के लिए, आप उस पर क्लिक करके एक पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं जिसमें आपको ये सारी जानकारी मिलेगी रिगार्डिंग द जैब एग्जामिनेशन फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स। ओके, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं पीपीबी के अक्टूबर 2024 के पीवाईक्यूज। सो बिफोर कंटिन्यूइंग मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपका प्रिपरेशन अच्छा हो गया है, ठीक है, सो यू जस्ट नीड टू रिवाइज। आप रिवीजन के लिए भी सुपर क्रैश कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका प्रेपरेशन आपको लगता है, स्पेशली ये सेशन के बाद आपको लगता है कि मुझे तो पीवाईक्यूज नहीं आ रहे, मेरी प्रेपरेशन उतनी अच्छी नहीं है, तो आप हमारे सुपर क्रैश कोर्स में एनरोल कर सकते हो, जिसमें आपको हमें सिर्फ 12 दिन देने हैं और इस 12 दिन में आपको 24 क्लासेस अटेंड करनी है सुबह शाम, और आपका जो मेन सिलेबस है फॉर दी जैब एग्जामिनेशन वो कवर हो जाएगा। तो आपको जैब 80 कोड यूज करना है इस कोर्स में एनरोल करने के लिए। वीडियो के एंड में मैं आपको एनरोलमेंट के बारे में भी बता दूंगी। तो क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द करेंसी डिक्लेरेशन फॉर्म इन इंडिया। अगर आप करेंसी नोट्स या ट्रैवलर चेक्स लेके आते हैं यूएस $10,000 से ज्यादा, तो सीडीएफ भरना पड़ता है, यस। अगर आप फॉरेन करेंसी नोट्स लेके आते हो $5,000 से ज्यादा के, तो भी फॉर्म फिल करना पड़ता है, यस। तो बोथ 1 और 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। अगला है कि अगर आपकी कोई डेफिशिएंसी इन सर्विस है, तो बैंक कंप्लेंट करने के बाद कितने दिन बाद आप आरबीआई ओम्बड्समैन के पास जा सकते हो। तो मुझे अगर एसबीआई से इशू है, तो मैं एसबीआई को रिटर्न कंप्लेंट करूंगी। 30 डेज तक अगर उनका रिप्लाई नहीं आता या सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई नहीं आता, देन आई कैन गो टू दी आरबीआई ओम्बड्समैन। तो बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग हु इज कंसिडर्ड अ कस्टमर अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट अकॉर्डिंग टू द केवाईसी नॉर्म्स। Customers includes only the person in whose name the dealings are carried out। तो देखो यहाँ पे ओनली वर्ड से प्रॉब्लम है कि जिसके नाम पे ट्रांजेक्शन होती है सिर्फ वो कस्टमर होता है, तो वो गलत है। तो पहला ऑप्शन अगर आप एलिमिनेट कर दो बिना पढ़े, बाकी का क्वेश्चन आपको पता लग गया कि बी करेक्ट आंसर है। बेनिफिशियल ओनर्स को भी कस्टमर्स माना जाता है, करेक्ट, ठीक है। अगर कोई बैंक से कोई सर्विसेज ले रहा है, चाहे वन ऑफ ट्रांजेक्शन है, तो भी वो कस्टमर होगा, करेक्ट। कस्टमर इंक्लूड्स ओनली अकाउंट होल्डर्स विद अ कंटिन्यूअस रिलेशनशिप विद द बैंक। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे कंटिन्यूअस रिलेशनशिप मेंटेन करना है या फिर मुझे बार बार ट्रांजेक्शन करना है तभी मैं कस्टमर हूं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, दैट इज 2 और 3। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग पावर ऑफ अटर्नी। तो मैं अगर आपको पावर ऑफ अटर्नी के थ्रू पावर देती हूँ, तो मैं डोनर या प्रिंसिपल हूँ, और आप एजेंट या फिर डोनी हूँ। तो जो प्रिंसिपल है हु ग्रांट्स अथॉरिटी टू अनदर पर्सन, वो पावर ऑफ अटर्नी एग्जीक्यूट करता है। मैं आपको पावर ऑफ अटर्नी के थ्रू पावर ट्रांसफर कर रही हूँ, ठीक है। चलिए अगला है, बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप किस पे डिपेंड करता है? बैंक पे, कस्टमर पे, या नेचर ऑफ सर्विसेज पे, या अमाउंट पे? तो देखो, बैंक और कस्टमर के बीच में डेटर क्रेडिटर बैंकर हो सकता है, लेसर हो, कस्टमर लेसी हो, एजेंट प्रिंसिपल का रिलेशनशिप हो सकता है। ये डिपेंड करता है कौन सी सर्विस बैंक प्रोवाइड कर रहा है, उस पर डिपेंड करता है। तो सी करेक्ट आंसर है। हु कैन द बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप बी टर्मिनेटेड? हाउ कैन द बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप बी टर्मिनेटेड? ठीक है, बाय बैंक ओनली, बाय कस्टमर ओनली, बाय डेथ ऑफ द कस्टमर, गार्निशी ऑर्डर, इंसेनिटी ऑफ द कस्टमर। सिर्फ बैंक अकाउंट बंद कर सकता है, टर्मिनेट कर सकता है, सिर्फ कस्टमर कर सकता है। ये सिर्फ ओनली से प्रॉब्लम है, तो पहला दूसरा तो हो ही नहीं सकता। तो करेक्ट आंसर है डी, 3, 4 और 5। अगर कस्टमर की डेथ हो जाए, कस्टमर इंसेन डिक्लेयर हो जाए, गार्निशमेंट ऑर्डर आ जाए, तो बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप को क्लोज किया जा सकता है। विच आर द फॉलोइंग स्टेप्स हैव बीन टेकन फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ईबीटी स्कीम? तो बेनिफिट ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉनिक बेनिफिट ट्रांसफर में ओपनिंग ऑफ बैंक अकाउंट ऑफ ऑल बेनिफिशियरीज एंड सीडिंग ऑफ पैन। तो ईबीटी में सारे कस्टमर्स का अकाउंट ओपन होके आधार सीडिंग होता है, ना कि पैन। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है, उसी से आपको पता लग गया कि बी करेक्ट आंसर है, कि डीबीटी इम्प्लीमेंटेशन कोऑर्डिनेशन कमेटी बैठती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और एसएलबीसी जो वेबसाइट्स होती हैं, द डिस्ट्रिक्ट एंड विलेज वाइज नेम्स एंड अदर डिटेल्स ऑफ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिस्प्लेड रहते हैं, ठीक है। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट का डाटा वेबसाइट पे मिल जाता है, विलेज वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज। तो यहाँ पे सेकंड थर्ड सही है, फर्स्ट गलत है। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी
इन बैंक्स इज करेक्ट। नो अकाउंट शुड बी ओपनड इन द नेम ऑफ एनोनिमस फिक्टिशियस और बेनामी नेम, ये बिल्कुल सही है। एनोनिमस फिक्टिशियस अकाउंट नेम नहीं हो सकता, तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। जहां पे वन नहीं है उसको एलिमिनेट कर दो। बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू वेरीफाई पैन ऑफ कस्टमर्स थ्रू द इशुइंग अथॉरिटी, पैन वेरीफाई होता है, करेक्ट है। तो जहां पे सेकंड नहीं है उसे हटा दो। ट्रांजेक्शन्स कैन बी कंडक्टेड विदाउट फॉलोइंग कस्टमर ड्यू डिलिजेंस इफ जस्टिफिकेशन प्रोवाइडेड, तो नहीं, बिना कस्टमर ड्यू डिलिजेंस के ट्रांजेक्शन नहीं होती है, अकाउंट नहीं ओपन होता है। तो थर्ड गलत हो गया। तो आपको पता लग गया कि ए करेक्ट आंसर है सिर्फ 3 स्टेटमेंट्स पढ़ के। जॉइंट अकाउंट होल्डर का भी कस्टमर ड्यू डिलिजेंस होता है, करेक्ट है। एडिशनल केवाईसी बिना कस्टमर के कंसेंट के ऑब्टेन की जा सकती है, ये इनकरेक्ट है। तो 1, 2 एंड 4 करेक्ट आंसर है। अगला, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अकाउंट्स ऑफ नॉन फेस टू फेस कस्टमर्स इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट पूछा है। एग्रीगेट बैलेंस ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ द कस्टमर कैन नॉट एक्सीड 1 लाख, 1 लाख से ज्यादा अकाउंट में बैलेंस होगा तो फिर आपको ओवीडी सबमिट करवाना पड़ेगा, और मतलब फुली उसको नॉर्मल अकाउंट बनाना पड़ेगा, नॉन फेस टू फेस में नहीं चलेगा। तो पहला वाला स्टेटमेंट गलत है, तो आपको गलत ही पूछा है, तो जहां पे 1 नहीं है उसको हटा दो। एग्रीगेट क्रेडिट्स 2 लाख के हो सकते हैं, ये करेक्ट है, तो जहां पे 2 है उसको हटा दो, ऑलरेडी हटा हुआ है। बोरोल अकाउंट्स कैन बी सैंक्शन फॉर बोथ टर्म लोन एंड अदर टाइप ऑफ लोन्स अप टू 60,000। तो जो बोरोल अकाउंट्स होते हैं नॉन फेस टू फेस में आपको सिर्फ टर्म लोन मिलता है 60,000 का, और कोई नहीं मिलता है। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है, हमें गलत ही पूछा है, तो 3 तो आएगा ही आएगा। बोथ डिपॉजिट एंड बोरोल अकाउंट्स मस्ट ट्रांजिशन टू नॉर्मल मोड विद इन 1 ईयर। तो नॉन फेस टू फेस वाले को 1 साल में नॉर्मल मोड पे जाना पड़ता है, तो ये करेक्ट है। ठीक है, तो करेक्ट नहीं, हमें इनकरेक्ट जानना है, तो जहां जहां पे फोर्थ है उसे हटा दो। ठीक है, तो ये भी हट जाएगा। A declaration must be obtained that no other account has been or will be opened using this mode at any other bank, तो ये बिल्कुल सही है, तो फिफ्थ भी हटा दो। तो डिक्लेरेशन आपको देना पड़ता है बैंक को कि सिर्फ मेरा एक ही नॉन फेस टू फेस अकाउंट है और नहीं है, ए करेक्ट आंसर है। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रूल्स फॉर ओपनिंग एंड ऑपरेटिंग पार्टनरशिप फर्म इज करेक्ट। कॉपी ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मस्ट बी ऑब्टेन फॉर ऑल रजिस्टर्ड पार्टनरशिप्स, करेक्ट। बैंक को आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता है। चेक पेबल टू फर्म्स कैन बी क्रेडिटेड टू द अकाउंट ऑफ पार्टनर्स, तो ये गलत है। जो पार्टनरशिप फर्म का चेक है वो पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट में ही जाएगा या कटेगा, पार्टनर से लेना देना नहीं है, तो सेकंड गलत है। Okay, if a partner provides notice of stopping operations, the account can only be operated jointly by all partners, तो ये बिल्कुल सही है। अगर कोई पार्टनर नोटिस दे दे कि ऑपरेशन स्टॉप कर दो, उसके बाद सारे पार्टनर्स मिलके ही अकाउंट ऑपरेट करेंगे, तो फोर्थ आपका सही है। पार्टनर्स आर म्यूचुअल एजेंट्स एंड कैन बाइंड द फर्म इंक्लूडिंग स्लीपिंग एंड सीक्रेट पार्टनर्स, तो जो आपके पार्टनर्स होते हैं एक दूसरे के म्यूचुअल एजेंट्स हैं, एक दूसरे को बाइंड करते हैं, किसी भी टाइप का पार्टनर हो, तो फोर्थ सही है। when a new partner is added the old account must be closed, ऐसा नहीं है, regardless of the balance। अगर नया पार्टनर आया और पुराना अकाउंट अगर क्रेडिट में चल रहा है बैलेंस, तो आप उसी में नए पार्टनर को भी ऐड कर सकते हो। अगर डेबिट में चल रहा है बैलेंस तो फिर आप सेपरेट अकाउंट ओपन कर सकते हो। ठीक है, तो 1, 3 एंड 4 करेक्ट आंसर है। डीपी के बारे में पूछा है, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। एलएलपी में कम से कम एक डेजिग्नेटेड नहीं, 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होना चाहिए, तो ए गलत है। इसको डेजिग्नेटेड पार्टनर को डीपीआईएन लेने की जरूरत नहीं है, तो गलत है। डीपीआईएन होना चाहिए डेजिग्नेटेड पार्टनर के पास, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से मिलता है। एलएलपी में 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होने चाहिए एज पर एलएलपी अग्रीमेंट, तो बिल्कुल सही, कम से कम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होने चाहिए। डेजिग्नेटेड पार्टनर्स आर अपॉइंटेड विदाउट एनी फॉर्मल प्रोसीजर, तो ऐसा नहीं होता, प्रॉपर प्रोसीजर होता है, रजिस्ट्रार को भी बताना पड़ता है। तो सी जो है करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अ वन पर्सन कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट इज करेक्ट। वन पर्सन कंपनी में एक से ज्यादा मेंबर होते हैं, नहीं, एक मेंबर और एक नॉमिनी होता है, करेक्ट। एक मेंबर 2 नॉमिनी, इनकरेक्ट। कोई नॉमिनी की जरूरत नहीं है, इनकरेक्ट। वन पर्सन कंपनी में एक मेंबर होता है और एक नॉमिनी होता है। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द रूल्स फॉर ओपनिंग एंड ऑपरेशन ऑफ ट्रस्ट अकाउंट इज करेक्ट। कॉपी ऑफ ट्रस्ट डीड एग्जामिन करता है बैंक, जब किसी ट्रस्ट का अकाउंट ओपन करता है, ट्रस्टीज की पावर वगैरह देखता है, करेक्ट। इफ टू और मोर ट्रस्टीज if there are 2 or more trustees, the account must always be operated jointly regardless of what is stated in the trust deed। अगर 2 या 2 से ज्यादा ट्रस्टीज हैं तो अकाउंट जॉइंटली ऑपरेट होगा, चाहे ट्रस्ट डीड में कुछ भी लिखा हो, तो ऐसा नहीं है, जो ट्रस्ट डीड में लिखा होता है वो करना पड़ता है। ठीक है, तो ये गलत हो गया, तो इसको एलिमिनेट कर दो। ऑन द डेथ ऑफ ऑल ट्रस्टीज कोर्ट कैन अपॉइंट न्यू ट्रस्टीज, बिल्कुल सही, सारे मर जाएंगे तो कोर्ट नई अपॉइंट कर सकता है, तो थर्ड सही है। तो आपको एलिमिनेट करके पता लग गया कि ए करेक्ट आंसर है। ट्रस्टीज कैन नॉट डेलीगेट
power unless explicitly authorized by trustee, correct. इंसॉल्वेंसी ऑफ ट्रस्टी implies insolvency of trust, तो गलत. ट्रस्टी इंसॉल्वेंट होने का मतलब ये नहीं कि ट्रस्ट इंसॉल्वेंट हो गया. नेक्स्ट इज व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ क्रॉस्ड चेक मार्क्ड एज अकाउंट पे. अगर चेक है उस पे अकाउंट पे क्रॉसिंग कर रखी है तो इसका मतलब है कि जो पैसा है वो पे के अकाउंट में ही जाएगा और कहीं नहीं जाएगा. सो बी करेक्ट आंसर है. विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर परमिटेड डेबिट्स फ्रॉम अ एनआरई अकाउंट. लोकल डिस्पर्समेंट्स कर सकते हो एनआरई अकाउंट में से, यस. रेमिटेंसेस कर सकते हो एनआरई अकाउंट से, पैसा रिपैट्रिएट करके विदेश लेके जा सकते हो, करेक्ट. ट्रांसफर टू एनआरई और एफसीएनआर अकाउंट्स ऑफ एनी एलिजिबल पर्सन. एक एनआरई अकाउंट से दूसरे एनआरई अकाउंट में जा सकता है, यस. तो सारे के सारे स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट हैं. डी इज द करेक्ट आंसर. अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ईएफसी अकाउंट कंसिडर द फॉलोइंग, इसमें से कौन सी करेक्ट है. 100% फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स थ्रू इनवर्ड रेमिटेंसेज आर एलिजिबल फॉर क्रेडिट इनटू ईएफसी अकाउंट. अगर आप फॉरेन से कुछ अर्न करते हो ईएफसी अकाउंट में जा सकता है, करेक्ट. तो पहला तो करेक्ट है. पेमेंट रिसीव फॉर द पर्पज ऑफ काउंटर ट्रेड कैन बी क्रेडिटेड टू ईएफसी अकाउंट, ये भी करेक्ट है. इंटरेस्ट अर्नड ऑन फंड्स हेल्ड इन ईएफसी अकाउंट इज नॉट अलाउड टू बी क्रेडिटेड. अगर आप ईएफसी अकाउंट पे बाय चांस कुछ अर्न करते हो इंटरेस्ट, तो ईएफसी अकाउंट पे तो जाएगा ना. तो थर्ड गलत हो गया. ठीक है, तो थर्ड को एलिमिनेट कर दो. प्रोफेशनल अर्निंग्स, कंसल्टेंसी फीस, लेक्चर फीस, ये सारा कुछ ईएफसी अकाउंट में आ सकता है, तो यस, आप कुछ भी फॉरेन करेंसी में अर्न करते हो वो एएफसी अकाउंट में आ सकता है. तो बी करेक्ट आंसर है. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द डायमंड डॉलर अकाउंट स्कीम. फर्म्स एंड कंपनीज कंप्लाइंग विद द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी कैन ओपन द डायमंड डॉलर अकाउंट, करेक्ट. रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीड्स एंड लोकल सेल्स इन रफ कट पॉलिश्ड डायमंड्स इज परमिटेड फॉर क्रेडिट इन द अकाउंट, यस. आप डायमंड्स बेच के पैसा कमाते हो वो इस अकाउंट में आ सकता है. आप जो पैसा बेच के आप कुछ परचेज करते हो, ठीक है, पेमेंट ऑफ परचेज ऑफ रफ कट पॉलिश डायमंड्स कैन बी मेड एंड फंड्स कैन बी ट्रांसफर टू रूपी अकाउंट. आप अपने डीडी अकाउंट से रूपी अकाउंट में पैसा डाल सकते हो, डाल सकते हो. डीडी अकाउंट पे इंटरेस्ट मिलता है तो इंटरेस्ट नहीं मिलता. तो आपका फोर्थ वाला स्टेटमेंट सही है. बाकी सारे स्टेटमेंट्स करेक्ट है. तो 1 2 3 बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट शिप मैनिंग क्रू मैनिंग मैनेजिंग एजेंसीज इन इंडिया एंड देयर फॉरेन करेंसी अकाउंट. द शिप मैनिंग या शिप क्रू एजेंसीज होती है, क्रू मैनेजिंग एजेंसीज होती है, उनका जो फॉरेन करेंसी अकाउंट होता है उसके बारे में. Credits to the accounts are limited to inward remittances through normal banking channels from the overseas principal. तो जो ये आप हमारा क्रू मैनेज करने वाली एजेंसीज होती हैं इंडिया में, अगर फॉरेन करेंसी अकाउंट ओपन करती हैं तो उन्हें सिर्फ जो प्रिंसिपल विदेश से पैसा भेजता है उनका वही पैसा आ सकता है. बिल्कुल सही. डेबिट्स आप कर सकते हो मैनेजमेंट ऑफ शिप के लिए, शिप और क्रू पे जो खर्चा है वो आप डेबिट कर सकते हो. क्रेडिट फैसिलिटीज कोई मिलती हैं तो नहीं. फंड बेस्ड, नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटीज नहीं मिलती हैं, तो थर्ड एलिमिनेट कर दो. तो ए जो है करेक्ट आंसर आ जाता है. अकाउंट सिर्फ वैलिडिटी पीरियड के लिए यूज करते हो, एक लिमिटेड पीरियड के लिए अकाउंट ओपन होता है, करेक्ट. ईएफसी फैसिलिटीज अलाउड फॉर रेमिटेंसेज रिसीव्ड इन द अकाउंट, तो ऐसा नहीं है, ईएफसी अलाउड नहीं है. अगला है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट. सो अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कंज्यूमर किसको बोलते हैं, जो गुड्स परचेज करता है फॉर कंसिडरेशन, चाहे पूरा पैसा देके चाहे पार्टली पैसा देके प्रॉमिस कर दे कि बाद में पे कर दूंगा, तो भी वो कंज्यूमर होगा. तो पहला स्टेटमेंट तो आएगा ही आएगा, तो डी हटा दो. पर्सन जो रीसेल या कमर्शियल पर्पज के लिए खरीदता है उसे कंज्यूमर नहीं बोला जाता, तो सेकंड गलत है, तो सेकंड भी एलिमिनेट कर दो. तो करेक्ट आंसर सीधा सीधा ए आ गया आपका, कि डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर में बेनिफिशियरीज ऑफ सर्विसेज भी आते हैं विद द अप्रूवल ऑफ प्राइमरी परचेजर. मान लो मैंने कोई चीज खरीदी और मुझसे पूछ के आपने भी यूज कर ली, तो आप भी उसके कंज्यूमर हो जाते हो. ठीक है. ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स एंड ऑनलाइन मार्केट प्लेस आर एक्सप्लिसिटली इंक्लूडेड अंडर द स्कोप ऑफ एक्ट, तो ये बिल्कुल सही है. इवन अगर आप ऑनलाइन भी कुछ सामान खरीदते हो तो भी आप कंज्यूमर की कैटेगरी में फॉल करते हो. व्हाट इज द थ्रेशोल्ड ऑफ बल्क डिपॉजिट्स इन अ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक. तो आरआरबीज के अलावा बाकियों में बल्क डिपॉजिट को बोलते हैं 3 करोड़. 3 करोड़ या उससे ज्यादा का जो डिपॉजिट है उसे बल्क डिपॉजिट बोला जाता है, और आरआरबीज के केस में 1 करोड़ का जो होता है उसे बल्क डिपॉजिट बोला जाता है. अगला है हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर देयर इन यूटीआर ऑफ आरटीजीएस. आरटीजीएस ट्रांजेक्शन में जो यूटीआर नंबर जनरेट होता है वो 22 डिजिट्स का होता है, तो डी इज द करेक्ट आंसर. अगला है अकॉर्डिंग टू सीटीएस व्हेन इज द सेटलमेंट ऑफ फंड्स कंप्लीटेड फॉर अ चेक. ऑन द सेम डे एज द चेक इज प्रोसेस्ड, नेक्स्ट वर्किंग डे आफ्टर द रिटर्न साइकिल इज कंप्लीटेड, T+2 बेसिस आफ्टर 7 वर्किंग डेज. सो सीटीएस के अंडर आपका नेक्स्ट वर्किंग डे पे
जब रिटर्न साइकिल कंप्लीट होता है उसके नेक्स्ट वर्किंग डे में आपका फंड सेटल हो जाते हैं। तो बी जो है करेक्ट आंसर है। हु आर मर्चेंट एक्वायरर्स इन केस ऑफ क्रेडिट कार्ड? क्रेडिट कार्ड में मर्चेंट एक्वायरर्स उनको बोलते हैं banks या NBFCs that enter into agreement with the merchants to process credit card transactions। तो मैंने जाके शॉपिंग करी, मैंने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करी मर्चेंट के पास, तो मर्चेंट एक्वायरर कौन होगा? ऐसा बैंक या एनबीएफसी जिसने उस मर्चेंट से अग्रीमेंट करा होगा कि तुम्हारी जो भी क्रेडिट वाली ट्रांजेक्शन है हम प्रोसेस कर देंगे। तो सी इज द करेक्ट आंसर। According to the norms of external benchmark based rate, which of the following benchmarks are not allowed for floating rate loans provided by banks to retail and MSME borrowers? According to the norms of external benchmark rate, which of the benchmarks are not allowed? तो benchmark आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। आरबीआई पॉलिसी रेट, आरबीआई 3 मंथ ट्रेजरी बिल, आरबीआई 30 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 36 मंथ ट्रेजरी बिल यील्ड पब्लिश बाय एफबीआईएल, एनी बेंचमार्क मार्केट इंटरेस्ट रेट पब्लिश बाय एफबीआईएल। तो आप अपने बेंचमार्क के तौर पे आरबीआई का रेपो रेट यूज कर सकते हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो 3 मंथ का ट्रेजरी बिल का यील्ड होता है वो एज अ रेट यूज कर सकते हो। 36 मंथ्स का नहीं होता है, 3 मंथ्स का, 6 मंथ्स का पॉलिसी जो रेपो रेट होता है वो आप यूज कर सकते हो, या कोई भी और एफबीआईएल के द्वारा कोई पब्लिश रेट है उसे आप अपना बेंचमार्क बना सकते हो इंटरेस्ट रेट सेट करने के लिए फॉर फ्लोटिंग लोन्स। According to MSME Development Act, if the payment is delayed by the buyer, he owes compound interest with a monthly rest of 3 times the bank rate। अगर एक एमएसएमई से आप कुछ परचेज करते हो तो आपको विद इन टाइम पे करना है, अगर आप टाइम पे नहीं पे करते हो तो बैंक रेट का 3 गुना आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के तौर पे आपको इंटरेस्ट के साथ पूरा पेमेंट देना पड़ता है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एजेंट्स गुड फेथ एक्शन दैट इनएडवर्टेंटली हार्म्स द थर्ड पर्सन right in context of indemnity? A principal is absolved from any liability towards the agent। देखो एजेंट ने कोई काम किया, गुड फेथ में काम किया, प्रिंसिपल के लिए काम किया, लेकिन थर्ड पार्टी को नुकसान हो गया, तो यहाँ पे प्रिंसिपल की जिम्मेदारी है कि वो एजेंट को इंडेमनीफाई करे। इवन इफ द थर्ड पार्टीज राइट्स आर अफेक्टेड, इवन थर्ड पार्टी को भी कुछ कंपनसेशन देना है वो भी प्रिंसिपल ही देगा, और एजेंट को इंडेमनीफाई करेगा प्रिंसिपल करेगा, क्योंकि एजेंट अपने लिए नहीं कर रहा, वो प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अकॉर्डिंग टू द प्रुडेंशियल सीलिंग्स फॉर बैंक्स, व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सपोजर लिमिट फॉर अ बैंक टू सिंगल एनबीएफसी एक्सक्लूडिंग गोल्ड लोन कंपनीज एज अ परसेंटेज ऑफ बैंक्स टीयर 1 कैपिटल? तो क्या एक्सपोजर लिमिट है? बैंक एक सिंगल एनबीएफसी से कितना उसका एक्सपोजर हो सकता है? तो that is 20%। Next is, which of the following statements regarding the MOA are correct? MOA acts as a charter of the company, कि कंपनी का परमिटेड रेंज ऑफ बिजनेस क्या है ये MOA बताता है, तो ये करेक्ट है। ठीक है, तो 1 तो आएगा ही आएगा। MOA में कंपनी का नाम, रजिस्टर्ड ऑफिस, ऑब्जेक्टिव्स, लायबिलिटी, शेयर कैपिटल डिवीजन दिया होता है। MOA allows company to undertake any business activity even if it falls outside the specified objects। तो ये गलत है। MOA में जो ऑब्जेक्टिव लिखे होते हैं कंपनी के वही काम कंपनी कर सकती है, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकती है, तो थर्ड गलत हो गया। ठीक है, लोन्स टू अ कंपनी मे नॉट बी रिकवरेबल इफ द बिजनेस अंडरटेकन बाय द कंपनी फॉल्स आउटसाइड इट्स स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव इन MOA। तो बिल्कुल सही है, अगर कोई ऐसा लोन है जो MOA के अगेंस्ट है तो वो रिकवरेबल हो सकता है कि ना हो। तो यहाँ पे सी जो है करेक्ट आंसर है, कंपनी वही कर सकती है जो उसके MOA में मेंशन्ड है। ठीक है, चलिए अगला है, व्हाट आर द PSL टारगेट्स फॉर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स फॉर माइक्रो एंटरप्राइजेस एंड वीकर सेक्शंस रिस्पेक्टिवली एज अ परसेंटेज ऑफ एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट एंड COB। तो माइक्रो एंटरप्राइजेस और जो हमारा वीकर सेक्शंस है उनके लिए टारगेट क्या है? उनके लिए है 7.5% और 12% जो प्राइवेट सेक्टर का टारगेट है। माइक्रो एंटरप्राइजेस का भी अगर आपको याद होता ना तो भी आप 2 एलिमिनेट कर देते। ठीक है, तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। माइक्रो एंटरप्राइजेस का क्या है फॉर द फिस्कल ईयर 23-24 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए क्या टारगेट है? तो माइक्रो एंटरप्राइजेस का ना हर एक के लिए 7.5% ही प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग टारगेट है, तो ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग लोन विल नॉट बी ट्रीटेड एज एनपीए इवन दो ओवरड्यू? कौन से लोन को एनपीए नहीं ट्रीट किया जाएगा चाहे वो ओवरड्यू हो जाए? तो अगर आपकी लोन की गारंटी सेंट्रल गवर्नमेंट ने दे रखी है तो एनपीए नहीं डिक्लेयर किया जाएगा ओवरड्यू होने पे भी, क्योंकि उन्हें पता है कि सरकार पैसे दे देगी, तो ऐसी क्रेडिट फैसिलिटी को एनपीए नहीं किया जाता। विच आर द फॉलोइंग आर कार्डिनल प्रिंसिपल्स ऑफ लेंडिंग इन बैंकिंग?
सेफ्टी, लिक्विडिटी, प्रॉफिटेबिलिटी, पर्पस, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क, सिक्योरिटी। तो जब भी एक बैंक लेंडिंग करता है तो सेफ्टी, लिक्विडिटी, प्रॉफिटेबिलिटी का ध्यान देना पड़ता है, पर्पस पूछना पड़ता है कि किस पर्पस के लिए लोन ले रहे हो। और सारा जो लोन्स है बैंक एक ही सेक्टर में नहीं दे सकते, डाइवर्सिफिकेशन करना पड़ता है, कोई सिक्योरिटी डिमांड करते हैं बैंक्स जब लोन देते हैं। तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा सी, के सारे ही 1 2 3 4 5 6 कार्डिनल प्रिंसिपल्स ऑफ लेंडिंग है। अगला है विच आर द फॉलोइंग विच व्हाट डज द प्रिंसिपल ऑफ सेफ्टी सिग्निफाई इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लेंडिंग बाय बैंक्स। जब बैंक्स लेंडिंग करते हैं तो सेफ्टी का ध्यान रखते हैं। तो सेफ्टी का ध्यान रखने का क्या मतलब है कि आप ये वेरीफाई करते हो कि बोरवर जो है क्या अपना लोन रीपे कर पाएगा बिना डिफॉल्ट के, ये आप ध्यान देते हो तो वो सेफ्टी का प्रिंसिपल है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 7 C's ऑफ क्रेडिट टू इवेलुएट द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ बोरवर। तो जब आप क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ बोरवर चेक करते हो तो आप उसका कैरेक्टर, कैपेसिटी और कमिटमेंट चेक करते हो, ठीक है। और यहाँ पे आप जो है कंडीशंस चेक करते हो। कमिटमेंट जैसा कोई पॉइंट नहीं होता, आप उसका कैरेक्टर, कैपेसिटी, कंडीशंस, ये 7 C's का पार्ट है। कमिटमेंट 7 C's का पार्ट नहीं होते। कि उसका कैरेक्टर, कि वो कहीं डिफॉल्ट तो नहीं करेगा, उसकी कैपेसिटी है रीपे करने की, वो जिस इंडस्ट्री में काम करता है उस इंडस्ट्री की क्या हालत है। मान लो अगर स्टील इंडस्ट्री बहुत बढ़िया चल रही है, कंडीशन बढ़िया है, तो आप लोन दे दोगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि स्टील सेक्टर का तो बहुत बुरा हाल है, हर रोज बंद हो रहे हैं स्टील सेक्टर, तो कंडीशन अच्छा नहीं है, इट मीन्स आप लोन नहीं दोगे। तो ये चीजें चेक करनी पड़ती, कमिटमेंट नहीं आता 7 C's में। बेस्ड ऑन द शेयर होल्डर लाइबिलिटी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स होती है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी भी होती है, शेयर कैपिटल विद विदाउट भी होती है, अनलिमिटेड कंपनीज विद और विदाउट शेयर कैपिटल, कंपनीज लिमिटेड बाय लाइबिलिटी इंश्योरेंस। तो कंपनी लिमिटेड बाय लाइबिलिटी इंश्योरेंस कुछ नहीं होता, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड कंपनी, ठीक है। ये टाइप्स होते हैं। अगला है व्हाट इज द टिपिकल रीपेमेंट पीरियड ऑफ टर्म लोन। तो जो टर्म लोन का रीपेमेंट पीरियड होता है टिपिकली वो 3 से 10 साल का होता है। ओके, ये आपकी बुक में लिखा हुआ है कि टिपिकल जो रीपेमेंट पीरियड है 3 से 10 साल का होता है। सो बी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट कंपोनेंट्स मेक अप द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट। तो बैंक जब एमसीएलआर रेट डिसाइड करता है तो क्या क्या उसमें रखता है। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स, टेनोर प्रीमियम, रिस्क प्रीमियम, नेगेटिव कैरी ऑन अकाउंट ऑफ सीआरआर। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स, नेगेटिव कैरी ऑन, ऑपरेटिंग कॉस्ट, टेनोर प्रीमियम। ऑपरेटिंग कॉस्ट, रिस्क प्रीमियम, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कहाँ से आ गया, हटा दो। नेगेटिव कैरी ऑन अकाउंट ऑफ सीआरआर, टेनोर प्रीमियम, लोन प्रोसेसिंग फीस, ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो ये लोन प्रोसेसिंग फीस एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है। तो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स आएगा, ठीक है, यहाँ पे भी है। नेगेटिव कैरी ऑन अकाउंट ऑफ सीआरआर, ठीक है, ये भी आता है यहाँ पे। ऑपरेटिंग कॉस्ट भी आएगा और टेन्योर प्रीमियम भी आएगा। ये चीजें जो होती हैं आपके मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स में होती हैं, ठीक है। टेन्योर प्रीमियम बोला जाता है कि जितना ज्यादा टेन्योर है उतना ज्यादा रिस्क होगा, तो उस हिसाब से एमसीएलआर डिसाइड किया जाता है। अंडर द दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, व्हाट इज द रेंज ऑफ रिवॉल्विंग फंड प्रोवाइडेड टू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। तो रिवॉल्विंग फंड जो प्रोवाइड किए जाते हैं अंडर द नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, उसकी रेंज होती है 10,000 to 15,000। तो बी करेक्ट आंसर है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। अगर आपका पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो उससे क्या होता है। Registration of partnership firm is mandatory under the Partnership Act and failure to register prohibits the firm from carrying on the business। तो ऐसा नहीं है कि पार्टनरशिप फर्म ने बोला है कि कराना जरूरी ही जरूरी है, उसके बिना भी आप चल सकते हो, तो पहला तो गलत हो गया। Non-registration prevents the firm or any partner from filing a suit against third party for breach of contract। अगर आपका पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो आप थर्ड पार्टी के अगेंस्ट केस नहीं कर सकते फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बिल्कुल सही। रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म प्रोवाइड्स लीगल प्रोटेक्शन टू आउटसाइडर्स डीलिंग विद द फर्म बाय कंफर्मिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। तो देखो फर्म अगर रजिस्टर्ड है तो उसकी लीगल एग्जिस्टेंस कंफर्म हो जाती है, बिल्कुल सही। An unregistered firm cannot take legal action against its partners for the breach of partnership agreement। तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई पार्टनरशिप अग्रीमेंट का ब्रीच कर दे तो आप पार्टनर के अगेंस्ट एक्शन नहीं ले सकते, ऐसा नहीं होता है। लेकिन हाँ, अगर आप कोई थर्ड पार्टी के अगेंस्ट एक्शन लेना चाहो वो आप नहीं ले सकते हो। अगला है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स विद एन एचओएफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। लाइबिलिटी ऑफ कर्ता इज लिमिटेड टू द जॉइंट फैमिली एस्टेट। तो ऐसा नहीं होता, एचओएफ के केस में जो कर्ता की लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है।
Co-partners are always personally liable for loans taken by कर्ता, तो co-partners personally liable नहीं होते हैं, उनका जितना प्रॉपर्टी में हिस्सा है वहां तक उनकी लाइबिलिटी सीमित होती है. बैंक रिक्वायर ओनली कर्ता सिग्नेचर फॉर एचओएफ रिलेटेड लोन डॉक्यूमेंट्स. एडल्ट co-partners become personally liable if they join or ratify the कर्ता's कॉन्ट्रैक्ट. तो यहाँ पे देखो बैंक रिक्वायर ये नहीं करता कि सिर्फ कर्ता लोन के डॉक्यूमेंट साइन करेगा, बाकी सारे जो को पार्टनर्स है वो भी करते हैं. लेकिन एडल्ट को पार्टनर्स अगर चाहें तो कर्ता के साथ अगर कॉन्ट्रैक्ट रेटिफाई करें तो वो भी अपनी लायबिलिटी को अनलिमिटेड बना सकते हैं, वो फिर पर्सनली लायबल हो जाते हैं अगर वो भी रेटिफाई कर दे तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है. अंडर द को लेंडिंग अग्रीमेंट, देखो को लेंडिंग में क्या होता है, बैंक और एनबीएफसी मिलके लोन देते हैं, ठीक है, और बैंक अपना प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का टारगेट पूरा करते हैं. लेकिन कस्टमर किसके साथ कॉन्टैक्ट में रहता है, एनबीएफसी के साथ. तो ए जो है करेक्ट आंसर है. डैश आर एंटिटीज दैट एक्सेप्ट क्रेडिट कार्ड फॉर पेमेंट. कार्ड होल्डर्स, कार्ड इशुअर्स, मर्चेंट्स या मर्चेंट एक्वायरर्स. तो जो क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट करते हैं पेमेंट के लिए उन्हें मर्चेंट बोलते हैं, वो जो दुकानदार है जो क्रेडिट कार्ड पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं. तो सी करेक्ट आंसर है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ चैट बॉट. तो आईबीएम पावर पॉइंट ये कोई चैट बॉट नहीं है. जैसे एप्पल का सीरी है, amazon का एलेक्सा है, गूगल का नाउ है, माइक्रोसॉफ्ट का कोटाना है, ये चैट बॉट्स हैं. लेकिन पावर पॉइंट चैट बॉट नहीं है. विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेक होल्डर्स इन डिजी लॉकर. रेजिडेंट, इशुअर्स, रिक्वेस्टर्स. तो डिजी लॉकर में रेजिडेंट भी स्टेक होल्डर्स हैं, जो इशू करते हैं डॉक्यूमेंट्स वो भी स्टेक होल्डर्स है डिजी लॉकर में, और जो रिक्वेस्ट करते हैं वो भी स्टेक होल्डर्स हैं. तो डी इज द करेक्ट आंसर. हब किसको बोलते हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग में, हम हब बोलते हैं ऐसे डिवाइस को जो मल्टीपल कंप्यूटर नेटवर्क को कनेक्ट करता है, और में आपको मल्टीपल कंप्यूटर्स को एक नेटवर्क को यूज करने में हेल्प करता है, ब्रॉडकास्ट करता है डाटा टू ऑल कनेक्टेड डिवाइसेस. तो हब जो है एक ही नेटवर्क बहुत सारे यूजर्स को यूज करने देता है, बहुत सारे लोग एक ही नेटवर्क से कनेक्ट हो सकते हैं. अगला है, बैंक्स वेबसाइट क्यों यूज करते हैं, इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट करने के लिए, यस. फाइनेंशियल एडवाइस के लिए, यस. नॉन बैंकिंग एक्टिविटीज हाईलाइट करने के लिए, फाइनेंशियल प्रोडक्ट सेल करने के लिए, अकाउंट सर्विसेज देने के लिए. तो सारी चीजों के लिए. आपके जो बैंक की वेबसाइट है आपको फाइनेंशियल एडवाइस भी मिलेगा, इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी, आप चीजें भी खरीद सकते हो वहां से, अकाउंट ओपन कर सकते हो, पीपीएफ अकाउंट ओपन कर सकते हो, सर्विसेज ले सकते हो, ठीक है. तो और नॉन बैंकिंग एक्टिविटीज बैंक कौन सी कर रहा है, बैंक कौन सी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कर रहा है, सब कुछ वेबसाइट पे लिस्टेड होगा. तो डी करेक्ट आंसर है. कौन सा ऐसा नेटवर्क टोपोलॉजी है जहां पे एक सेंट्रल हब से सारे डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं, तो वो होता है स्टार टोपोलॉजी, ठीक है. चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू अबाउट बेनिफिट्स ऑफ कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस. जो कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस के कारण अब 24/7 आपको सर्विसेज मिल सकती हैं. सीबीएस रिलीव्स ब्रांच ऑफिस फ्रॉम टास्क लाइक डाटा बैकअप एंड एमआईएस जनरेशन. सीबीएस रिक्वायर्स सर्वर्स टू बी मैंडेटरी एट एवरी ब्रांच लोकेशन. सीबीएस में आपको हर ब्रांच में सर्वर की जरूरत ही नहीं है, सारी ब्रांचेस सेंट्रल सर्वर से कनेक्टेड है. तो थर्ड हटा दो. तो 1, 2 एंड 4 करेक्ट आंसर है, ठीक है. आजकल क्या है, आप कोई भी एटीएम यूज कर सकते हो, मोबाइल बैंकिंग कर सकते हो, हर टाइम बैंकिंग सर्विस अवेलेबल है, वो कोर बैंकिंग सोल्यूशंस के कारण है. व्हाट इज द मैक्सिमम लोडेड अमाउंट इन स्मॉल पीपीआई. एक स्मॉल पीपीआई में आप मैक्सिमम 10,000 रुपीज एक मंथ में लोड कर सकते हो, तो साल में 1,20,000 लोड कर सकते हो. अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी. वंस डाटा इज रिटर्न टू अ ब्लॉकचेन इट कैन नॉट बी ऑल्टर्ड और डिलीटेड. बिल्कुल सही. तो पहला तो सही है. Once a transaction is recorded on a blockchain, it is transparent and can be verified by anyone promoting trust among users. तो एक बार जो ब्लॉकचेन में चीज चली जाती है वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो जाती है, ट्रांसपेरेंट होती है और वेरीफाई किया जा सकता है. ब्लॉकचेन ऑपरेट्स विदाउट अ सेंट्रल अथॉरिटी. ये भी बिल्कुल सही है. तो पीयर टू पीयर नेटवर्क पे ही काम करता है, कोई एक सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होती ब्लॉकचेन में. विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग आईएमपीएस इज इनकरेक्ट. For transactions initiated using mobile, transactions will be authenticated using mobile number and MPIN. It cannot be initiated through an ATM. तो IMPS ATM से भी कर सकते हो, तो ये गलत हो गया, आपको इनकरेक्ट ही पूछा है, तो सेकेंड तो आएगा ही आएगा. और पहला वाला स्टेटमेंट आपका सही है, ठीक है. तो आपको एमपिन और मोबाइल नंबर से आप आईएमपीएस ट्रांजेक्शन कर सकते हो, तो पहला तो आपका सही है, ठीक है. तो पहला वाला तो नहीं होगा. द लिमिट एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द बैंक फॉर दोज चैनल्स वुड अप्लाई व्हाइल ट्रांसफरिंग मनी यूजिंग एनी ऑफ द चैनल्स. तो बैंक ने अगर आप पे कोई लिमिट लगा रखी है पैसा ट्रांसफर करने की, तो आप कुछ भी यूज कर लो, कोई भी मेथड यूज कर लो, वो लिमिट तो लगी रहेगी ना.
इट इज अवेलेबल 24/7 एक्सक्लूडिंग बैंक हॉलीडेज, इंक्लूडिंग बैंक हॉलीडेज, इवन बैंक हॉलीडेज पे भी आप IMPS ट्रांजेक्शन कर सकते हो। तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। कि इनकरेक्ट पूछा था, 2 और 4 इनकरेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स RTGS? Funds are transferred at the end of the business day. Funds are settled in real time on individual transaction basis. तो बी करेक्ट आंसर है। RTGS में आपकी हर ट्रांजेक्शन का ग्रॉस सेटलमेंट होता है रियल टाइम में, इंडिविजुअल इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन को प्रोसेस किया जाता है। तो बी करेक्ट आंसर है। Which of the following statement best describes the relationship between OLAP and ETL in data processing? OLAP is used for data extraction and ETL is used for data analysis. नहीं। ETL process transform and load data into the data warehouse, and while OLAP is used for analyzing the data, OLAP and ETL are interchangeable processing in data warehouse. नहीं। ETL focuses only on loading raw data and OLAP cleans and transforms it. तो OLAP का काम होता है एनालाइज करना, डाटा एनालिसिस में, ठीक है, ऑनलाइन एनालाइजिंग का प्रोसेस है ये। OLAP एनालाइज करता है और ETL जो होता है वो प्रोसेस करता है, ट्रांसफर करता है, लोड करता है डाटा को डाटा वेयर हाउस में। डाटा वेयर हाउस में डाटा प्रोसेस करके लोड करना ETL का काम होता है, OLAP में एनालाइज होता है डाटा। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ ELT? एक्सट्रैक्ट लोड ट्रांसफॉर्म प्रोसेस का डाटा वेयर हाउसेज में प्राइमरी पर्पस क्या होता है? टू परफॉर्म डाटा ट्रांसफॉर्मेशन बिफोर लोडिंग इट इनटू द डाटा वेयर हाउस, to load raw data into data warehouse first and then perform transformation, to minimize the amount of data stored in the data warehouse by excluding raw data, या to eliminate the need for data extraction। तो ETL का काम होता है कि पहले जो raw data है उसे extract करो, ठीक है, टू लोड रॉ डाटा इनटू डाटा वेयर हाउस एंड देन परफॉर्म ट्रांसफॉर्मेशन विद इन द वेयर हाउस। तो ये उसका मेन पर्पस होता है कि डाटा को एक्सट्रैक्ट करो, लोड करो और ट्रांसफॉर्म करो। इसके नाम में ई पहले है, पहले एक्सट्रैक्ट करो, फिर वेयर हाउस में डाटा लोड करो, फिर उसको ट्रांसफॉर्म करो। और एनालिसिस के लिए आप OLAP यूज करते हो। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग व्हाइट लेबल ATM। व्हाइट लेबल ATM आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉन बैंकिंग एंटिटीज। करेक्ट। तो पहला तो होगा ही होगा। व्हाइट लेबल डिस्प्लेड द ब्रांडिंग सिग्नेचर ऑफ बैंक विद देयर एसोसिएटेड। नहीं, किसी एक बैंक का साइन नहीं होता है व्हाइट लेबल ATM पे, तो सेकंड तो गलत है। तो एलिमिनेट करके आपको पता लग गया है कि बी करेक्ट आंसर है। कस्टमर्स किसी भी व्हाइट लेबल ATM पे ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। और इंट्रोडक्शन ऑफ व्हाइट लेबल ATMs एम्स टू प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन बाय इंप्रूविंग ATM पेनिट्रेशन इन Tier 1 to Tier 6 सिटीज, टाउन्स एंड विलेजेस। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करने के लिए इसे लाया गया है, तो करेक्ट है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज कैन बी एक्सेस थ्रू मोबाइल? नेफ्ट आप फोन से कर सकते हो, RTGS कर सकते हो, UPI कर सकते हो, IMPS कर सकते हो, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। तो सारे के सारे ट्रांजेक्शन आप अपने फोन से कर सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज कैन बेनिफिट फ्रॉम द E-साइन ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्विस? तो इससे किसको फायदा होता है? जो E-साइन आप कर सकते हो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्विस से किसको फायदा होता है? तो यहाँ पे सबको फायदा होता है। डिजिटल लॉकर, इनकम टैक्स, फाइनेंशियल सेक्टर, पासपोर्ट ऑफिस, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, सबको फायदा है। जो E-सिग्नेचर की फैसिलिटी है सबको फायदा है। अगला विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू एप्लीकेशन और फोकस एरिया ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? स्पीच रिकग्निशन होता है AI में, कॉग्निटिव एनालिटिक्स, डीप लर्निंग, ये सब कुछ यूज होता है AI में। एग्रीकल्चरल फार्मिंग टेक्निक का AI से कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है, तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट डाटा प्रोटेक्शन टेक्निक्स इज करेक्ट? तो यहाँ पे चेकसम इज यूज टू मास्क सेंसिटिव डेटा फॉर प्राइवेसी। नो। डाटा इंक्रिप्शन कन्वर्ट्स प्लेन टेक्स्ट डाटा इनटू अनरीडेबल फॉर्मेट यूजिंग इंक्रिप्शन कीज, ये करेक्ट है। तो डाटा इंक्रिप्शन में आपका जो नॉर्मल डाटा होता है उसको आप अनरीडेबल बना देते हो इंक्रिप्शन की यूज करके, ठीक है। तो यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए, और जो चेकसम होता है, चेकसम इंश्योर्स डाटा इंटेग्रिटी ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। ओके, तो यहाँ पे चेकसम का मतलब होता है कि आपने यहां से कुछ मैसेज भेजा, यहाँ पे आपने कुछ नंबर्स रन किए और फिर वो जब वहां पे पहुंच गया फिर आप दोबारा चेकसम रन करते हो कि कुछ चेंज तो नहीं हुआ, ठीक है। तो वो चेकसम होता है। चलिए आगे बढ़ते, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट DDoS, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक इज करेक्ट? DDoS अटैक इज executed by a single device sending repeated request to a target system. A DDoS aims to steal sensitive information. डाटा स्टील करना DDoS का मकसद नहीं होता है। It involves multiple devices flooding the target system with traffic to disrupt its services। तो ये बिल्कुल सही है कि आप एक
मल्टीपल डिवाइसेस से एक सिस्टम को टारगेट कर देते हो कि वो उसमें इतना लोड हो जाए उस सिस्टम पे कि वो डाउन हो जाए, कि जो एक्चुअल बेचारे लोग हैं जो यूज करना चाहते हैं उस वेबसाइट को वो यूज ना कर पाए। तो सी करेक्ट आंसर है। विच आर द फॉल व्हाट इज स्मिशिंग एंड हाउ डज इट अफेक्ट यूजर्स? स्मिशिंग इज अ टाइप ऑफ फिशिंग कंडक्टेड ओवर एसएमएस एमिंग टू स्टील पर्सनल एंड फाइनेंशियल डाटा। तो ये बिल्कुल सही है। आपको कोई एसएमएस आता है कि यहाँ लिंक पे क्लिक करो, वहां लिंक पे क्लिक करो, उसका एम होता है आपका पर्सनल डाटा चोरी करना। तो ए जो है करेक्ट आंसर है। अगला है अ पेटेंट प्रोवाइड्स पेटेंट ओनर्स विद अ प्रोटेक्शन फॉर अ लिमिटेड पीरियड जनरली years फॉर देयर इन्वेंशंस। तो देखिए जब एक पर्सन अपना पेटेंट करवाता है, ओके, तो वो 20 years तक के लिए करवा लेता है। तो 20 years का उसको प्रोटेक्शन मिल जाता है कि उसके परमिशन के बिना कोई उसे यूज नहीं कर सकता। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वर्क एथिक्स इज करेक्ट? वर्क एथिक्स आर यूनिवर्सली आइडेंटिकल, तो ऐसा नहीं होता। आपका कल्चर, रिलीजन, ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट है तो वर्क एथिक भी डिफरेंट डिफरेंट होता है। Employees with high work ethics are typically detached and prefer better pay or comfort over responsibility. Work ethics can be understood by analyzing an employee's engagement with tasks, subordinates, and external stakeholders. Work ethics are entirely innate and cannot be developed. तो ऐसा नहीं है, वर्क एथिक्स डेवलप किए जा सकते हैं। तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है कि आप अगर किसी का वर्क एथिक्स समझना चाहते हो, उसका काम देखो, सबॉर्डिनेट से कैसे ट्रीट करता है, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स के साथ कैसे डील करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर ऑफ एथिकल वर्क प्लेस? इग्नोरिंग कस्टमर रिक्वेस्ट, ये तो अनएथिकल हो गया। वेग इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन देना, ये भी अनएथिकल हो गया। अगर आप सबका रिस्पेक्टफुल ट्रीटमेंट करते हो, फ्रंट ऑफिस वाले सबका रिस्पेक्टफुल ट्रीटमेंट करते हैं, तो वो एथिकल है। ठीक है। लो एनर्जी लेवल्स होना, कमिटमेंट ना होना, ये अनएथिकल है। तो सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस रिप्रेजेंट एथिकल बिहेवियर बाय अ फ्रंट डेस्क एम्प्लॉय? चिट चैटिंग करना अनएथिकल है, अपने पर्सनल कॉल्स करना अनएथिकल है, बायस रखना अनएथिकल है, कस्टमर से पोलाइटली और प्रोफेशनली डील करना ये एथिकल बिहेवियर है। तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इज डैश कमेटी ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2017 विद द गोल ऑफ रेजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए लिस्टेड कंपनीज में कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंप्रूव करने के लिए उदय कोटक कमेटी 2017 में बिठाई गई थी। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस बिजनेस एथिक्स? बिजनेस एथिक्स ऐसे गाइडलाइंस या प्रिंसिपल्स होते हैं जो एक बिजनेस के बिहेवियर को गवर्न करते हैं। टुवर्ड्स स्टेक होल्डर, बिजनेस को क्या डिसीजन लेने चाहिए, क्या गलत है क्या सही है। सिर्फ प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज करना बिजनेस एथिक्स नहीं है, सिर्फ लीगल रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करना सिर्फ एथिक्स नहीं है। ठीक है, सही गलत क्या है बिजनेस के लिए कि जिससे सबका बेनिफिट हो, क्या वो प्रिंसिपल्स फॉलो कर रहे हैं। तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। देखिए, तो अभी आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि आपको क्या लगा कि क्वेश्चंस बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है या आसान है। उसके बेसिस पे आप डिसाइड करिएगा कि आपको कोर्स में एनरोल करना है या नहीं करना है। लेकिन ये मत सोचिएगा कि इस टाइम पे आप प्रिपरेशन नहीं कर सकते। तो अगर कोर्स में एनरोल करना है, आप हमारी वेबसाइट पे जाइए, कोर्सेज पे जाके जैब पे क्लिक करिए। जैब में आप कॉम्बो पे क्लिक करिए, यहाँ पे आपको सुपर क्रैश कोर्स बैच 3 मिलेगा, इसमें आप एनरोल कर सकते हो। और जैब 80 कोड यूज करोगे, 3 मंथ्स की वैलिडिटी का कोर्स है। 2500 में आपको ये कोर्स मिलेगा। इसमें लाइव क्लासेस भी होंगी, नोट्स भी मिलेंगे, टेस्ट सीरीज भी मिलेंगी, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलेंगे। सब कुछ आपको यहाँ पे अवेलेबल है। चैप्टर वाइज एमसीक्यूज भी मिलेंगे। अगर आप लाइव क्लास मिस कर देते हैं तो आपको रिकॉर्डेड क्लासेस का भी एक्सेस मिलेगा। तो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से चूज कर सकते हैं। अगर आप अभी पेपर नहीं दे रहे मई में, एंड ऑफ द ईयर वाला पेपर दे रहे हैं, तो आप मास्टर कोर्स में भी एनरोल कर सकते हैं। ठीक है। सो आई होप ये सेशन आपके लिए यूजफुल रहा होगा। बाकी आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें मेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in पे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।